chemistry teacher, and I'm chemistry according to the FUNGAT syllabus. According to the SOS, this kind of the lectures are being arranged for you people so that you can fully understand the subject chemistry. And we have decided that we shall start from the book 2, organic chemistry. And for the purpose, we have today's first lecture of chapter number 7, second year chemistry, about fundamental principles of organic chemistry. So let's move and study about the chapter number 7. जी दो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये चैप्टर नंबर 7 है सेकेंड ईयर की किताब का, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट का लेक्चर ऑर्गेनिक की बेस पे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन है, उसके स्टार्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है वाइटल फोर्स थ्योरी का। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? Vital force theory was presented by a scientist J. Berzelius. J. Berzelius was a Swedish chemist. इसका बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, जिसमें से एक पॉइंट वाइटल फोर्स थ्योरी का है। He states that living organisms, the organic compound producers, only and only living organisms can produce organic compounds. The organic compounds can only be prepared by the living organisms and cannot be prepared by the scientists, the human beings in the laboratory. That was the vital force theory. It was belief of the scientists about the vital force theory J. Berzelius ने present किया था। लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं फ्रेडरिक वुलर, अ फेमस नेम केमिस्ट्री में। उनका भी बिलीव यही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं किए जा सकते लैब में, लिहाजा वो अपना काम करते रहे। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट हुआ उनसे। 1828 में फ्रेडरिक वुलर वाज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट बनाना चाहते थे। अमोनियम सायानेट, ही वाज रिएक्टिंग अ काइंड ऑफ सिल्वर सायानेट विद द अमोनियम क्लोराइड। वो ये बनाना चाहते थे, उन्होंने अपने ख्याल में यही बनाया। लेकिन जब उन्होंने इस मटेरियल को हीट अप किया फॉर फर्दर प्रोसीजर, तो पता लगा कि इसमें यूरिया बन गया है। एंड ही प्रैक्टिस्ड अगेन एंड अगेन। दैट वाज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि बनाया गया फ्रेडरिक वुलर की तरफ से एक्सीडेंटली। और यूं लैब में यूरिया की जो फॉर्मेशन है, उसके साथ ही हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में ये तीनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो आपने याद रखनी है कि फ्रेडरिक वुलर ने 1828 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया, जो कि आपके सामने लिखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो इफ़ वी टेक अ लुक ओवर दैट, तो हमारे पास सबसे पहली यूनिक पिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं, दैट इज़ द कैटिनेशन। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, सायानेट में भी कार्बन है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास ये क्या पिक्यूलर नेचर होती है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक डिफरेंट एटीट्यूड शो करता है। तो उसमें है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, द कैटिनेशन। कैटिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कि कार्बन एटम ये अपने ही दूसरे कार्बन एटम से मिलता जाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, रिंग्स बनाता है, ब्रांचेस बनाता है, एंड देन वी पीपल आर गोइंग टू गेट a diversified amount of the organic compounds. So catenation organic compound में होती है। ये ज़रूरी नहीं, आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है मीथेन। तो मीथेन में फ़र्ज़ किया अगर सेल्फ लिंकिंग नहीं है, कैटिनेशन नहीं है, तो उसमें बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आम तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ द नॉन पोलर नेचर। हम जानते हैं पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं, पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। इसके बारे में अभी मैं डिस्क्रिप्शन में आऊँगा क्या है। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि आप देखते हैं।
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को देखूं तो ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दैट इज 0.4, और हमें पता है कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर बॉन्ड्स का, दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम हो, they are the non-polar in nature. So that's why the hydrocarbons, the organic compounds, they are non-polar in nature. After that, second point is similarity in behavior. The very important concept of the organic compounds, homologous series. There are many organic compounds and every compound is different from another one, but जब हम देखते हैं तो एक क्लास के अंदर कुछ सिमिलर बिहेवियर चलता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अल्केन्स की बात करूं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, बट इनके दरमियान प्रॉपर्टीज में सिमिलर चेंज आती है। आई एम नॉट सेइंग सेम, आई एम सेइंग सिमिलर। सिमिलर मीन देयर इज चेंज बट द रेशियो ऑफ चेंजिंग थिंग इज एग्जैक्टली सेम। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके दरमियान एक सिमिलर ग्रुप है जो डिफ्रेंशिएट करता है। अगर हम मीथेन से इथेन की तरफ जाएं तो हमारे पास CH2 ग्रुप ऐड होता है। इसी तरह अगर हम ईथेन से प्रोपेन की तरफ जाएं तो CH2 ग्रुप का गैप आता है, एंड सो ऑन एंड ऑन। These all compounds of the same family, they are being separated by a single unit, that is a similar group, homologous group. And this is the property of the organic compounds कि जब हम एक क्लास पढ़ रहे होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप, एक फैमिली पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा डिवर्सिफाइड नेचर नहीं होती क्योंकि उनके दरमियान फंक्शनल ग्रुप सेम है, कंपाउंड डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी जो चेंज है दैट इज सिमिलर। तो CH2 ग्रुप इज़ अ होमोलोगस ग्रुप एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद अभी मैंने बात की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर बेसिकली लाइफ ओरिजिनेटेड, ह्यूज प्लांट्स, एनिमल्स, मैमल्स, ओशन में वेल्स, तो दे आर, और उनकी बॉडी में बेतहाशा कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स। ह्यूमन ब्लड की हीमोग्लोबिन में सिंपल एक मॉलिक्यूल है, 68,000 उसका मैस है, 10,000 के करीब एटम्स हैं। सो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है, they can be simple like methane, like ethane, but major of the organic compounds, they are large and complex structures. So this is also a property of organic compounds. reactivity की बात करते हैं, we have just studied कि हाइड्रोकार्बन्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें पोलैरिटी इतनी नहीं है, और हम जानते हैं केमिस्ट्री में कि जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होती है उतनी ज़्यादा रिएक्टिव नेचर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा होती है, पोल्स बने होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेतहाशा रीजंस हैं रिएक्टिविटी को लिंक करने की, बट इन जनरल अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, because one thing is they are larger in size, they're complex in nature, and second one thing, they are comparatively stable, they are less reactive because of the non-polar nature of the compounds. So this is another point. Now the isomerism is a very important concept in the chemistry. Isomerism is shown by inorganic compound as well as the organic compounds. But जब हमने organic compound की बात की तो इसके ऊपर मैंने emphasize किया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं दे ऑल शो द फिनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म। व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज द डायरेक्शनल बॉन्ड, and isomerism is a directional property, and that's why we say that isomerism phenomenon, that compound, two or more different compounds, they have the same, for example, they have the same. Why? Because organic compounds made up of covalent bond, a non-polar covalent bond, and covalent bond is the directional bond, and isomerism is a directional property, and that's why we say that isomerism phenomenon, that compound, two or more different compounds, they have the same, for example, they have the same molecular formula, but their structures are different, they are different structural formula, they are called as isomers, and the phenomenon is called as isomerism. इसकी डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा. And the solubility, non-polar into the non-polar solvent, as we know, the pure hydrocarbons are non-polar in nature, like petrol, like natural gas, like diesel, like
lubricant oil, they are pure hydrocarbons. Organic compounds can be non-polar, can be polar. For example, if we talk about as we move next, alkyl halides, they are the polar compounds, of course. But in general, typical pure hydrocarbons, organic compounds, pure hydrocarbons, they are non-polar in nature, so they will be soluble in the non-polar materials. The solubility, like dissolve like, if we are talking about the pure organic compound, then the non-polar will be soluble in the non-polar. Next, we shall move towards the sources of organic compounds. Chapter number 7, it's a great debate. Simple, हम सब जानते हैं कि life origin है ancient times में large vegetation and the large scale animals, फिर वो with the passage of time devastation होती है, catastrophe आती है, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, फिर उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जब डिके करती है तो भी हमारे पास वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स आगे जो आज मौजूदा दौर में हमारे पास मटीरियल मैं उनकी बात करने लगा हूँ उनमें कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि दे हैव द ऑर्गेनिक सोर्स एंड दे आर जनरेटिंग. पहली चीज़ जो हमारे पास डिस्कस की गई है दैट इज़ द कोल. व्हाट इज़ कोल? सेडिमेंट्री रॉक्स में तो फ्यूल स्ट्रैप हो जाते हैं ना, पेट्रोल उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन ये लार्ज वेजिटेशन, जंगल, वुड्स, दरख्त ज़मीन के नीचे दब जाते हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहले अपर सरफेस आती है, कुछ 100 साल, चंद हज़ार साल गुजरे, एंशिएंट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, द वुड कन्वर्ट्स बाय द एक्शन, द बायोलॉजिकल एक्शन. हियर आई शैल, द मोस्ट सुटेबल वर्ड इज द बायोलॉजिकल एक्शन. जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन में ट्रैप होता है तो ऑफ कोर्स सबसे पहले उसके ऊपर एंजाइम्स, कैटलिस्ट, ज़मीन में मौजूद जो लिविंग जर्म्स हैं वो अटैक करते हैं, डिके कर देते हैं. सिमिलरली वुड इज बीइंग डिकेड इनटू द पीट, द ब्राउन कलर मैटर. द प्योर वुड डिके करके बायोलॉजिकल एक्शन से ब्राउन कलर मैटर में कन्वर्ट होती है. दिस इज कॉल्ड एज पीट. इसमें 59.9% कार्बन पाया जाता है. अब कार्बन ऐड नहीं हो रहा, इसके अंदर से जो कार्बन परसेंटेज बढ़ने की रीज़न है, दैट रीज़न इज़ कि इसके अंदर से दूसरे एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक सल्फर, लाइक अदर थिंग्स, दे आर गेटिंग आउट ऑफ द सिस्टम. तो हमारे पास पीट है, ये ब्राउन मैटर है. फिर ये अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कुछ 100 साल और गुजर गए, ज़मीन के ऊपर डस्ट की लेयर बढ़ती गई, ये नीचे जाते गए और नीचे मैंडेबल ऑफ अर्थ से हीट जाती गई, तो दैट पीट कन्वर्ट्स इनटू द लिग्नाइट. This is the coal form which contains 60 to 70% कार्बन. अब कार्बन परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि उस मटेरियल में से, वो लार्ज दरख्त में से दूसरे एलिमेंट्स इवेक करते जा रहे हैं. फिर हमारे पास बिचुमिनस कोल आता है. बिचुमिनस कोल, इसमें 71% कार्बन आ जाता है. एंड देन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल अप टिल नाउ, जो अभी तक हम जानते हैं, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज है कार्बन की, दैट इज़ द 91%, and that form is called as anthracite. Anthracite प्योरेस्ट फॉर्म है. अब यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड, MCQ पूछा जा सकता है. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, ही कैन आस्क द थिंग कि विच इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, दैट वन विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना ज़्यादा हार्ड कोल होगा, उतना ज़्यादा लाइट इन मैस होगा, वो उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. सो व्हेन आई एम सेइंग कि एंथ्रासाइट कंटेनिंग द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, इट मीन्स कि एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, इट इज़ द मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम कार्बन है जो बर्न होकर एनर्जी सप्लाई करेगा. तो इन परसेंटेजेस के साथ आपने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे भी याद रखना. जैसे मैंने अभी बात करनी है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन की, तो इन कोल्स में से एंटीटेस्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ कोल है that passes through the destructive distillation, then I shall say that is the bituminous coal. That is the bituminous coal. अब हमारे पास in Pakistan 80% of the coal is being used in baking the bricks. कोल के अंदर तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं डिफरेंट परसेंटेजेस में. डेवलप्ड कंट्री बेकिंग में करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, इसको बर्न भी करते हैं, बट इन द सेम टाइम they are going to get the important compounds from the coal source by performing a process of destructive distillation, or this is carbonization. What is this carbonization or destructive distillation? The coal which is we have which we people have got from the natural sources,
उसको हम अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट अप करते हैं. In the absence of air, the thermally decomposition of the coal, in the absence of air under high temperature and pressure, तो हमारे पास वो different fractions में convert हो जाता है. You can see that हमारे पास कोल की जब हमने कार्बनाइजेशन की, बिटुमिनस कोल को मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक गैस बनती है. इसके अंदर लाइटर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. हमें पता है C1 से लेके C4 तक जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर गैसियस इन नेचर. तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोल गैस. जब हम प्रेशर अप करते हैं तो माइनर कंपाउंड जो उसके अंदर डिट्रैक्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज द कोल गैस. ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है. सिंपल. पहले मैं सॉलिड की बात करूँगा. जो बहुत ज़्यादा हाई मोलर मास के कंपाउंड हैं दे आर पिच ब्लेंड, जो मतलब एज अ हाइड्रोफोबिक लार्ज साइज हाइड्रोकार्बन्स के जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द कोक. और अगर हम बात करें कोल टार, दिस इज द वेरी दिस इज लिक्विड फॉर्म विच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार की. जब हम के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की fractional distillation of coal tar. Fractional distillation of coal tar produces 215 types of aromatic compounds. वो compounds जो कि इंडस्ट्री fractional distillation करके बना सकते हैं. So that was the importance of the coal. अब कोल की इंफॉर्मेशन डिलीवर की गई. इसके हवाले से फॉर एग्जाम्पल आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, कार्बन की परसेंटेज पूछ सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म पूछ सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसके बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द केमिस्ट्री, जो कि हम पढ़ रहे हैं. और आगे फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की. मैंने कहा था कि जिस तरह हमारे पास वेजिटेशन डिके करके, इसी तरह एनिमल्स भी डिके करके, और कुछ मटेरियल सेडिमेंटेड रॉक्स में, जहाँ पे पोरस रॉक्स थी, उनमें भी ट्रैप हो गए लाखों साल में. अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल या वो एनिमल या प्लांट्स डिके होके हमारे पास आज के दौर की इम्पॉर्टेंट मोस्ट सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं. इसको पेट्रोलियम कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं, मिनरल ऑयल कहते हैं, फॉसल फ्यूल कहते हैं, रॉक ऑयल कहते हैं. ये सारे पेट्रोलियम के नाम है. ये ग्रेश ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है विच कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स रेंजिंग फ्रॉम C1 to C40. C1 से लेके C40 तक उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं. अब वो लिक्विड मटेरियल है और हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक इन विच द डिफरेंट components of a liquid mixture, they are being separated on the basis of difference in boiling point. We just get the crude oil refineries में जाती हैं. ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. वो क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं अपने मतलब के हाइड्रोकार्बन्स में. और ये टेबल आप देख सकते हैं. इस टेबल में आपके सामने लिखा गया है कि जब हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो C1 से लेके C4 तक की जो फ्रैक्शन है दे आर गैसेस, तो उनको हम नेचुरल गैस कहते हैं. टेबल इज द बुक. यह आपने याद रखना है कि आपके पास किस कार्बन रेंज से किस कार्बन रेंज तक कौन सा. आगे अगर हम चलते हैं तो C5 से C6 तक हमारे पास पेट्रोलियम ईथर है. ये लो मतलब बॉइलिंग पॉइंट का कंपाउंड है. जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी डेंसिटी, उनकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी. हमारे पास तीसरे नंबर पे है फॉर एग्जांपल लिग्राइन है. C5 से C6 में आ जाते हैं, C7 में लिग्राइन आ जाते हैं. उसके बाद C7 से ऑनवर्ड बल्कि C6 डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट फ्लैश पॉइंट का फ्यूल यूज़ होता है. हम अपनी बुक के टेबल को फॉलो करेंगे तो C6 से 8 तक इंजन्स में डालते हैं. उसके बाद हमारे पास हीटिंग पर्पस के लिए जो कैरोसिन ऑयल यूज़ होता है, टेबल में लिखा हुआ है C8 से C14 तक आपके पास वो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट हमारे पास डीजल रेंज आ जाती है हैवी मशीनरी के लिए अप टू द C18. C14 से C18 तक डीजल रेंज आ जाती है जिसमें बड़े इंजन्स को एनर्जी सप्लाई करने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है. क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन चेन होंगे उतना ज़्यादा आप टेबल में देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही.
उतना ज़्यादा उसके पास कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी सप्लाई बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होगी उतनी बर्निंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ये टेबल में हमारे पास पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास जो कंपोनेंट आते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। C18 से ऑनवर्ड ल्यूब्रिकेंट साइल हैं, C23 तक, C23 से 29 तक हमारे पास पैराफिन वैक्सीज आ जाती हैं, एंड अप टू C14 जिसे हम पिच ब्लेंड कहते हैं, फॉर द पेविंग, फॉर द रूफिंग, फॉर द प्रोटेक्टिव मटीरियल, वो जो चीज़ हमारे सामने आती है वो आपके सामने है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम जो कि हम हासिल करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे क्रैकिंग। क्रैकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रैकिंग एक मेन सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कि हम जब ज़मीन से क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और हम अपनी जो गैसोलीन क्वांटिटी है उसको बनाने के लिए उसमें से मटीरियल निकालते हैं, तो क्रूड ऑयल की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो जस्ट 20% ऑफ द होल वॉल्यूम हमारे पास फ्यूल होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियली, जिसको हम यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए और उससे मैक्सिमम बेनिफिट गेन किया जाए। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट जो फिनोमेनन यूज़ होता है दैट इज़ क्रैकिंग। क्रैकिंग का दूसरा नाम है पायरोलिसिस। क्रैकिंग और पायरोलिसिस क्या है, आपके सामने मैंने लिखा है, द ब्रेक डाउन ऑफ द हायर हाइड्रोकार्बन्स। इंपॉर्टेंट है हायर हाइड्रोकार्बन्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स जो क्रूड ऑयल में से आपने निकाला और आपके पास ब्लूप्रिंट की फॉर्म में या पैराफिन्स की फॉर्म में या वैक्सेस की फॉर्म में मटीरियल मौजूद है, आप उसको कन्वर्ट करते हैं तोड़ के इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स, जो भी हमारी डिज़ायर, इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इसका हाई था, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वॉल्यूम है। हम इसको अचीव करते हैं कैसे? अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और बाय यूजिंग कैटलिस्ट। Cracking is a phenomenon by which we mainly use to increase the quantity of the gasoline. लेकिन इसके साथ हमारे पास इसकी क्वांटिटी की इंक्रीज की जाती है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। आज के इस लेक्चर में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके मैं रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस इसी की एंडिंग में भी करवाऊँगा। इसमें हमारे पास जो स्पॉटेड कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद अपने आप को चेक करने के लिए जो एग्जांपल्स हैं, जो पास पेपर्स के बेस्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट रिलेटेड MCQs हैं, वो मैं भी आपसे भी शेयर करूँगा। जैसे मैं क्रैकिंग के भी करूँगा और प्रीवियस लेक्चर के भी करूँगा और नेक्स्ट भी करूँगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच we are going to break the higher hydrocarbons into the lower hydrocarbons. So this is called as cracking और इसका दूसरा नाम है pyrolysis। आप इक्वेशन से देख सकते हैं, मिसाल दी है, मेरे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है, कार्बन 10 कार्बन, इसको अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और बाय यूजिंग कैटलिस्ट इनकी क्लासिफिकेशन कराता हूँ, तो आपके पास डिफरेंट सॉल्वेंट यूनिट्स बनते हैं। C7H16 हेप्टेन, C3H6 प्रोपीन। तो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द हायर हाइड्रोकार्बन टू द स्मॉलर यूनिट्स, और इसका मेन पर्पस है द क्वांटिटी ऑफ द गैसोलीन। अब हमारे पास क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं। हमने हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर में कन्वर्ट करना है, एंड इफ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट हायर हाइड्रोकार्बन्स टू द लोअर हाइड्रोकार्बन्स बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, by using high temperature, then this is called as thermal cracking. One thing more, we have to, this phenomenon we get unsaturated hydrocarbons by using thermal. This is for your understanding. The main point, and this is being asked in the entrance test also. What do you mean by catalytic cracking? The very important point and concept regarding the catalytic cracking. This is the same phenomenon, the breakdown of the higher
hydrocarbons, but now by using Celsius, atmospheric pressure 200, and the catalyst silica and alumina called silicon oxide and aluminum oxide at 500 degrees centigrade and 2 atmospheric pressure, we are going to convert the higher hydrocarbon into the lower hydrocarbon, that is called as catalytic cracking. And not only this, catalytic cracking increases the quantity of the gasoline, but also it increases the quality of the gasoline. Now, what is the quality of the gasoline? I will just tell you in the next topic, but just focus on this type. Stream cracking. Stream cracking is when you are going to break the higher hydrocarbon into the lower hydrocarbon by using a high temperature steam, the steam at 900 degrees Celsius. When you are going to crush a high temperature steam with a higher hydrocarbon, it will break down into the small pieces. Once again important, this is also used to produce the lower unsaturated hydrocarbons. So pyrolysis or cracking, the conversion of the higher hydrocarbon to the lower hydrocarbons in the presence of higher temperature, it will be thermal cracking. In the presence of catalyst, catalytic cracking, or by using steam. So these three categories are of the pyrolysis or cracking. Now we shall move next. The reforming, the very important phenomenon. I have told into the previous lecture that we will talk about the quality of the gasoline. So what do you mean by quality of the gasoline? First, for example, आप गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं और आपकी गाड़ी की इंटरनल कंबस्शन इंजन से प्री इग्निशन हो जाती है. जैसे स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने से पहले उसके अंदर शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है. आप फेमिलियर हैं, आमतौर पर आप रोड्स में देखते हैं कि जब कोई गाड़ी जा रही है उसके इंजन से खौफनाक ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है, शार्प मेटालिक साउंड जनरेट हो रही है. That is called as knocking. Knocking is a sharp metallic sound produced in the internal combustion engine. This is due to the bad quality of fuel. Now, what is good quality of fuel and what is bad quality of fuel? Very simple. We shall move. If I have to use a fuel, the gasoline, we have to use a gasoline. Yes, मैंने जो इंजन यूज़ करना है उसमें मैंने let's suppose 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन यूज़ करना है जिसको मैंने बर्न करना है. ऑक्टेन यूज़ करना है. अब मेरे पास ये भी ऑक्टेन है, ऑक्टेन, और मेरे पास ये भी ऑक्टेन है. इसमें भी मॉलिक्यूल में 8 कार्बन है, बट दिस इज ब्रांच्ड. इसको बोलूँगा मैं आइसो ऑक्टेन. इसका आईपैक नेम मैं भी नहीं ले रहा, मैं ऑक्टेन पे एम्फसाइज करके बता रहा हूँ कि ये भी 8 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 8 कार्बन का कंपाउंड है, दोनों फ्यूल्स हैं. अगर मैं स्ट्रेट चेन फ्यूल 8 कार्बन का कंपाउंड, रिक्वायर्ड कंपाउंड, इसको इंजन में डालता हूँ तो मेरे पास ज़बरदस्त नॉकिंग होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है. क्योंकि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और रेजिस्टेंस की वजह से प्री इग्निशन होती है, जिसकी वजह से शार्प मेटालिक साउंड जनरेट होता है, जिसको हम नॉकिंग कहते हैं. फोर नॉकिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे पास मतलब पोल्यूशन भी जनरेट होती है, क्योंकि जितना स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होगा उतनी उसकी बर्निंग कंप्लीट नहीं होगी. जब उसकी बर्निंग कंप्लीट नहीं होगी तो डेफिनेटली वो रिमेनिंग कार्बन को एज एन अनबर्नड कार्बन फ्यूल इंजन से निकालेगा, काले धुएं की शक्ल में. पोल्यूशन भी जनरेट होगी. एक नॉकिंग से साउंड पोल्यूशन, दूसरा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. और फिर सारी बात है, जब सारा कार्बन बर्न नहीं होगा इट मीन्स वी आर गेटिंग द लेस पोल्यूशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट point. These 4 points I elaborated separately for you right now, because these 4 points are the individual MCQs. I will do practice right now after the lecture. मैं आपके सामने different cases रखूँगा, लेकिन अभी मैंने इनको bifurcate इसलिए कर दिया so that you can understand कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड जो कि स्ट्रेट चेन, जो कि बैड क्वालिटी फ्यूल है, क्योंकि उससे मैक्सिमम नॉकिंग होती है, उससे मैक्सिमम उससे लेस एनर्जी निकलती है, और उसका ऑक्टेन नंबर 0. ऑक्टेन नंबर क्या है? Just first listen to the definition of free
reforming, the process of converting the straight chain hydrocarbon into the branched chain hydrocarbon. You can see that, to the branched chain hydrocarbon. This is called as reforming. And reforming हमारे पास in the presence of high temperature and pressure और catalyst इन तीनों conditions में हो सकती है, and of course in the absence of fuel. इसकी definition में the conversion of the straight chain to the branched chain by using catalyst, yes, by using temperature or pressure, but in the absence of fuel. Why? So that we can get the branched molecule. इसको तोड़ के फिर जोड़ना है, आयन ऑक्टेन को आइसोक्टेन में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारे पास मिनिमम नॉकिंग हो, minimum pollution हो और maximum energy generate हो. The good quality of the fuel is that fuel which has the maximum branched materials. Now what is octane number? Move next. Octane number. Octane number is the percentage of the isooctane, the branched chain hydrocarbons. The percentage of the isooctane in the mixture having N-octane and isooctane. अगर आपके पास MCQ है एंट्रेंस टेस्ट का, इफ़ यू हैव काइंड ऑफ फ्यूल जिसमें कहा जाता है कि इसमें 80 मॉलिक्यूल्स ब्रांच्ड हैं और 20 मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट चेन के हैं, ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन 20 मॉलिक्यूल्स हैं और आइसोक्टेन 80 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका ऑक्टेन नंबर होगा 80, बिकॉज ऑक्टेन नंबर इज़ द परसेंटेज ऑफ द आइसोक्टेन इन कंपैरिजन विद द एन ऑक्टेन. तो ये हमारे पास ऑक्टेन नंबर है. जितना ज़्यादा अच्छा किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उसकी होगी. जिस फ्यूल के अंदर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी नॉकिंग कम है, उसकी पोल्यूशन बहुत कम है. मतलब ये इसकी क्वालिटीज़ हैं जो आपने याद रखनी है. एंड वाइस वर्सा इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो ये आपके पास ऑक्टेन नंबर की केमिस्ट्री आती है. तो दैट्स व्हाई आई रेड द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गैसोलीन, दैट इज द ऑक्टेन नंबर. आपके पास जो आइसोक्टेन है नेचुरली जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं, आइसोक्टेन हाई ऑक्टेन उसको बोलते हैं कमर्शियली, उसमें ऑक्टेन नंबर 100 होता है. और जो आम फ्यूल आप गाड़ियों में या गैसोलीन मोटर बाइक्स वगैरह में यूज़ करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर 72 होता है. दिस इज also important MCQ you can memorize. तो नॉर्मल फ्यूल जो कि आम फ्यूल होता है 72 ऑक्टेन नंबर मींस उसके अंदर 72 मॉलिक्यूल्स 100 में से ब्रांच्ड हैं और 28 स्ट्रेट चेन है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन मेमोराइज. तो दैट वाज द स्टोरी अबाउट द ऑक्टेन नंबर एंड reforming. So these all are the links, their MCQs will be practiced soon. अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूरी है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए ज़रूरी है कि इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम किस तरह पढ़ेंगे. तो ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने भी प्रेजेंट की गई है, दैट क्लासिफिकेशन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमारे पास आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर की बुनियाद पर सबसे पहले डिवाइड किया जाता है. हमारे पास स्ट्रेट चेन यानी कि एक आ जाते हैं हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स और एक आ जाते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स. साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटिनेटेड कार्बन आपस में मिलकर कोई एक रिंग भी बना रहे हों. ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन इवन अ सिंगल रिंग इन दैम, दे आर द साइक्लिक कंपाउंड्स. एंट्रेंस टेस्ट के MCQ में पूछ सकता है, कोई स्ट्रक्चर दे सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लंबी चेन होगी, एक छोटा सा ट्राईसाइक्लिक रिंग लगा होगा, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज साइक्लिक कंपाउंड. और वो तमाम कंपाउंड्स चाहे जिनमें जितनी मर्जी ब्रांचेस पाई जाएं, जो मर्जी हो, लेकिन उनमें कोई रिंग मौजूद ना हो, दे आर कॉल्ड एज एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब ये जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स आप टेबल में देख रहे हैं इसको हम क्लासीफाई करते हैं दो मेन ब्रांचेस में. एक स्ट्रेट चेन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन लिंक्ड है और स्ट्रेट चेन की फॉर्म में सामने आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. और दूसरी कैटेगरी में ऑफ कोर्स ब्रांचेस आ जाती हैं. अगर एक भी ब्रांच आ गई मेन चेन से हट के, एक मिथाइल ग्रुप भी लगा है और नीचे अगर इथाइल प्रोपाइल वगैरह लगे हुए हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स. अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ जाते हैं
उनकी क्लासिफिकेशन में तो साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया। आप देख सकते हैं दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे नाम से ज़ाहिर है, होमो मींस सेम। अगर तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से अभी हम पढ़ रहे हैं, उनके अंदर जो रिंग है वो सारा एक जैसे कार्बन एटम्स का ही हो, कोई दूसरा एटम रिंग में ना हो, रिंग में दूसरा एटम ना हो, दे आर कॉल्ड एज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और अगर रिंग के अंदर कोई दूसरा कंपाउंड आ जाता है तो दे आर कॉल्ड एज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जस्ट गिविंग यू द डेफिनेशन, इसकी मैं प्रैक्टिस एमसीक्यू में करवाता हूँ। अभी इस पॉइंट को फोकस रखना है कि रिंग के अंदर अगर हेट्रो एटम आता है देन दैट इज कॉल्ड एज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर रिंग के बाहर हेट्रो एटम है तो कोई फ़र्क नहीं, हम रिंग के अंदर देखेंगे सारे कार्बन ही हैं, सारे एटम एक जैसे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप देखते हैं, इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं दो कैटेगरीज में, एलिसाइक्लिक्स एंड एरोमेटिक। ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक भी बेंजीन रिंग पाया जाए, बेंजीन रिंग, यू बेटर नो C6H6 जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैं ट्राई भी करता हूँ। बेंजीन रिंग पाया जाए तो दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और वो तमाम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उनमें बेंजीन रिंग नहीं है, कोई भी साइकिल हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन हो सकती है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, एनी अदर एग्जांपल, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, यानी बेंजीन रिंग ना हो, दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चर की बेस पे ये क्लासिफिकेशन आपके सामने रखी गई है। इनको इन डेफिनेशंस को ज़हन में रखने, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट की बेस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम जो है इससे नेक्स्ट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें भी थोड़ी बहुत नो हाउ होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल? एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम, अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, एनी अदर रिएक्टिंग यूनिट अदर देन हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल। क्या मतलब? आपके पास एक स्टेट चेन या ब्रांच चेन प्योर हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अब वो कार्बन और हाइड्रोजन नॉन पोलर इन नेचर, उनकी रिएक्शन नेचर सेम है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हमारे पास कहा गया कि 6 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन जब हम रिएक्टिविटी या रिएक्शन नेचर की बात करते हैं तो हमारे पास फ्यू हंड्रेड फैमिलीज आती हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं उनके रिएक्शंस की बेसिस पे। अब वो रिएक्शन कौन सा यूनिट करेगा? वो यूनिट जो चेन से डिफरेंट होगा, वो यूनिट जो ख़ास रिएक्शन करेगा, तो उस रिएक्शन की बुनियाद पर हमारे पास उस मॉलिक्यूल की पहचान होगी। हमने पढ़ा था होमोलोगस सीरीज होती है, नेचर तो सेम होती है, सेम हो सकती है, लेकिन उसका कोई इतना रोल नहीं होता रिएक्शन में जितना रोल आपके पास फंक्शनल ग्रुप का होता है। वो डबल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड, यानी रिएक्शन साइट एक है कि जो आपके पास डिफरेंट रोल प्ले करे और प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। सो आई डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, अ डबल बॉन्ड अल्कीन्स की फॉर्म में, अ ट्रिपल बॉन्ड एन एटम जैसे हेलाइड्स की फॉर्म में हाइड्रोजन आ सकता है, एक सिंगल एटम आ सकता है, नाइट्रोजन लग सकता है, नाइट्राइल्स के केस में पढ़ सकते हैं, एक ऑक्सीजन एटम आ सकता है, ईथर्स, और ग्रुप ऑफ एटम्स इमाइनो ग्रुप आ सकते हैं, जैसे आपके सामने भी प्रेजेंट किए जाएंगे टेबल में। तो वो यूनिट जो रिएक्शन करता है और जिसके रिएक्शन की बेस के ऊपर हमारे पास एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। चेन्स के चेंज होने से हम उसकी नेचर को चेंज नहीं करते, क्योंकि चेन्स आर नॉन रिएक्टिव। सो फंक्शनल ग्रुप इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके पास एंट्रेंस टेस्ट में जो MCQs आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, उसकी डेफिनेशन तो माइनर थिंग है, कॉन्सेप्ट है, दो चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी, वो आएंगे इस टेबल से जो कि आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। इन दिस टेबल यू कैन सी द नंबर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। ये आपकी बुक में भी मौजूद है, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ।
आपके सामने अल्काइल चेन सेम है। सबसे पहले देखते हैं अगर प्योरेस्ट हाइड्रोकार्बन अल्केन है, इट्स नॉट मैटर, ये तो एक खास फैमिली है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, दे आर नॉट रिएक्टिंग, अल्केन है। फिर अगर एक डबल बॉन्ड आ जाता है दैट इज अल्कीन, अल्कीन एक अलहदा क्लास होगी क्योंकि अब डबल बॉन्ड डिफरेंट बिहेवियर से रिएक्शन करेगा। फिर अगर इसके पास मेरे पास और चीज़ आ जाती है, मसलन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना, उसका ट्रिपल बॉन्ड का बिहेवियर डिफरेंट है, उसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है, तो अल्काइंस बोलेंगे, एक अलहदा फैमिली हो जाएगी। सो डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, उसने एक क्लास अलहदा कर दी, ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है, एंड सो ऑन। अगर हम बात करते जाते हैं, हमारे पास अब टेबल में आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं, आई एम कोटिंग दैट, आपको पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, अल्काइल चेन के साथ हैलोजन एटम्स। और अल्काइल चेन का तो आपको पता है ना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स में से एक H को रिमूव कर दिया जाए, एक जगह खाली छोड़ दी जाए ताकि उसकी जगह पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आके लग सके और वो फिर रिप्रेजेंट करे उस फैमिली को। तो वो हमारे पास अल्काइल चेन के साथ अगर एक हैलोजन एटम लग जाता है एज इन द टेबल तो उसको अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अगर उसके साथ OH लग जाता है तो हाइड्रोक्सल ग्रुप लग जाता है तो हम उस फैमिली को एल्कोहल्स बोलेंगे। तो यू मस्ट आइडेंटिफाई द फार्मूलाए एंड द नेम्स ऑफ ऑल दोज फंक्शनल ग्रुप जो कि पेपर में एंट्रेंस टेस्ट में बहुत पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपसे कह देता है, एक MCQ है, मैं बाद में प्रैक्टिस करवाऊँगा, वो आपसे पूछता है, मैं ऑर्डरली बोल रहा हूँ कि what are the functional, what is the functional group of the ketones। आपको पता होगा ना कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोनाइल कार्बन, उसके दोनों तरफ